So we were discussing. About that question number 27. A 68-year-old female presented with intermittent microscopic hematuria and non-specific abdominal pain. Physical examination and routine blood tests were normal, and ultrasound scan initially showed a greater volume which have flexible cystoscopy confirmed diagnosis. मैंने पहले बताया था पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ टर्मिनल हिमाचूरिया हो, पेशेंट को कोई स्मोकिंग या फैक्ट्री वर्कर की हिस्ट्री हो, ठीक है। अल्ट्रा ब्लैडर वॉल पर जो है पेशेंट को ब्लैडर वॉल पे कोई लीजन नजर आई है, ब्लैडर वॉल पे कोई लीजन नजर आई है, जिससे स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट है कि पेशेंट के ब्लैडर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, पेशेंट ब्लैडर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, जिसको हमें चेक करने के लिए फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपिक उस समय डायग्नोसिस क्या हुआ कंफर्म। तो इस पर हमारे पास जो बनता है, हमारे पास आंसर बनता है ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा। Now moving on to customer 28. CT kidney urine bladder showed a well-defined radiopaque on calculator 10 into 4 into 6.5 into 4.5 centimeter extending into renal calcis is in the right kidney. ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन 28 गलत है, इसको छोड़ दें। Moving on to question 29. A 38-year-old female Kuwaiti patient presented with symptoms of fever with rigors, right loin pain, and dysuria with change in urine color and foul odor for 5 days of duration. On physical examination, the patient was found to be febrile with oral temperature 38.5 centigrade, heart rate 93, blood pressure 170 over 65. What is our diagnosis? Always remember, UTI के केस में जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, acute pyelonephritis and acute cystitis. acute cystitis हम डिस्कस करेंगे acute pyelonephritis को। आपके पास कोई पेशेंट आए, वो प्रेजेंट करे फीवर के साथ, फीवर, रिमेंबर दिस थिंग, फीवर, फीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है acute pyelonephritis डायग्नोसिस के अंदर। उसके बाद पेशेंट के उसको किडनी पेन है, किडनी पेन है, और आपको पता लग गया ये देयर फ्लैंक टेंडरनेस, patient present with fever, flank tenderness, and there is loin pain, and on WBCs, visual analysis, you find WBCs or WBC cost. Patient having fever, flank tenderness, loin pain, WBC or WBC cost of urine analysis, go for acute pyelonephritis. मैंने क्यों कहा फीवर इंपॉर्टेंट है, एक चीज हमेशा याद रख लें, acute pyelonephritis में फीवर होगा, फीवर जो है वो होगा, बल्कि acute cystitis के अंदर, acute cystitis के केस में नो फीवर। ये दोनों जो है हमारे पास यूटीआई की हिस्ट्री, यूटीआई दोनों को यूटीआई कहते हैं, लेकिन acute pyelonephritis में फीवर होगा और acute cystitis में there will be no any फीवर, सिर्फ और सिर्फ इसमें सुप्राप्यूबिक पेन होगी। यह चीज हमें याद रख लेनी है, क्यों पायलोनेफ्राइटिस के फीवर होगा, क्यों साइटिस फीवर नहीं होगा, सिर्फ सुप्राप्यूबिक पेन होगी। Now moving on to question number 30. In Sierra patient chronic renal failure, there are hyperacute fever on EKG. Which electrolyte disturbance is this? हमेशा याद रखें, जब भी पेशेंट को वाइट क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो, हाइपर अक्यूट टी वेव्स हो, गो फॉर हाइपर कैलीमिया। ईसीजी के ऊपर पेशेंट को क्यूआरएस कम्प्लेक्स वाइट हो, एसिड सेगमेंट एलिवेशन हो, हाइपर अक्यूट टी वेव हो, गो फॉर हाइपर कैलीमिया। सो आंसर विल बी बीटा।
क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो गलत है, उसको स्किप करें। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। A 24-year-old male after head trauma comes to OPD follow-up. He complains of polyuria despite restricting water for hours. Physicians suspect hormone deficiency. What is the most likely diagnosis? एक बात आप याद रख, एक बात देख लें। पेशेंट प्रेजेंट करे आपके पास पोलीयूरिया के साथ। पोलीयूरिया के साथ, पोलीयूरिया कब कहते हैं? 3 लीटर पर डे जब यूरिन पेशेंट करे, उसे हम कहते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया कब कहते हैं? जब 3 लीटर से ज्यादा पेशेंट दिन में यूरिन के, उसे कहते हैं पोलीयूरिया। उसके लिए आप पेशेंट का करें वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। आप पेशेंट को करें, पेशेंट आए पॉलीयूरिया के साथ, पॉलीयूरिया के साथ आपको आए 3 लीटर। पॉलीयूरिया तब कहते हैं जब पेशेंट को हो 3 लीटर ज्यादा यूरिन हो। आपने किया वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट में आपको नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूरिन, पेशेंट की यूरिन क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है डिस्पाइट वाटर रिस्ट्रिक्शन, डिस्पाइट वाटर रिस्ट्रिक्शन करने के बावजूद। नॉर्मल ये होता है कि जब पानी पीना छोड़ दें, अब पानी ना पिए, तो आपको वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम जो है, यूरिन वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अब वाटर छोड़ने के बावजूद आपको पॉलीयूरिया रहे, इसका मतलब है कि आपका जो ईडीएच है वो फंक्शन नहीं कर रहा, वो फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसका जो हार्मोन डेफिशिएंसी है वो बनी वैसोप्रेसिन। हम वैसोप्रेसिन का, एक वैसोप्रेसिन और एडीएच एक ही चीज के दो नाम हैं। वैसोप्रेसिन और एडीएच एक ही चीज के दो नाम हैं। जब आपके पास पेशेंट पॉलीयूरिया के साथ आए और आप ऐसा करें वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट के ऊपर उसका कोई यूरिन वॉल्यूम में चेंज ना आए वाटर रिस्ट्रिक्शन के साथ, तो गो फॉर एडीएच और वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी। तो आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 33। A 59-year-old man comes to the office due to 3 months of progressive fatigue and back pain. The back pain occurs mainly with movement or positional changes. Laboratory evaluation shows hemoglobin level of 10.2 gram per deciliter and serum calcium level of 12 gram per milligram per deciliter. Urine analysis show 4 gram per day proteinuria. What is most likely diagnosis? ठीक है, इसमें आपको चीज मैं बताने लगा हूँ, वो आपने याद रखनी है, चंद चीजें हैं सिर्फ। ये आपके पास एक पेशेंट है, ये कि हमारे पास एक पेशेंट, ठीक है। ये जो है, ये इसकी जो है वो वर्टिब्रा है, ठीक है, बैकबोन है। पेशेंट को जी नाइट नाइट बैक पेन, नाइट बैक पेन हो, नाइट बैक पेन, जब बैक पेन वर्स एट नाइट, सॉरी बैक पेन वर्स एट नाइट, पेशेंट को हो बैक पेन वर्स एट नाइट प्लस रिकरेंट इन्फेक्शंस, रिकरेंट इन्फेक्शन। पेशेंट आपके पास आए कि मुझे बैक पेन वर्स एट नाइट है और उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है। आपने उसके इन्वेस्टिगेशन में पता लगा आपको कि उसका जो कैल्शियम लेवल है वो हाई है और उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी हाई है। और यूरिन एनालिसिस पे पता लगा आपको, यूरिन एनालिसिस पता लगा कि उसके प्रोटीन यूरिया है, पेशेंट को क्या है? प्रोटीन यूरिया। मैं रिपीट करता हूँ, पेशेंट आपके पास आए बैक पेन वर्स एट नाइट प्लस रिकरेंट इन्फेक्शन, इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि उसका कैल्शियम लेवल भी हाई है, उसका क्रिएटिनिन लेवल भी हाई है, उसको यूरिनलाइसिस पता लगा पेशेंट को प्रोटीन यूरिया है। और एक चीज, पेशेंट को जो है वो आपको पता लगा पैनसाइटोपिनिया है, पैनसाइटोपिनिया है, और पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। Patient having history of recurrent infections, high calcium level, increasing creatinine, back pain, worse at night, urine analysis show proteinuria, and having pancytopenia and iron deficiency anemia. Go for multiple myeloma, multiple myeloma. Go for multiple myeloma, multiple myeloma. So answer is alpha.
Question number 34. A 35-year-old woman comes to office due to frequent urination and unquenchable thirst. Patient को बार बार क्या है, urination, unquenchable thirst. Water deprivation shows no change in urine osmolality. This improves after administration of desmopressin. What is most likely diagnosis? पिछले सवाल में हमने पता है कि वाटर डेप्रिवेशन के ऊपर आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट ना हो, हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को है EDH डेफिशिएंसी। और EDH डेफिशिएंसी जो है, अगर वो इम्प्रूव ऑन एडमिनिस्ट्रिंग EDH, पेशेंट को थी हमारे पास EDH डेफिशिएंसी, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट पेशेंट कराया, उसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, देयर इज नो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने जो है ना EDH डेफिशिएंसी डायग्नोस की। EDH डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए पेशेंट को हमने डेसमोप्रेसिन दिया। डेसमोप्रेसिन देने के बाद पेशेंट की जो थी वो कॉन्सेंट्रेशन जो है इंप्रूव हुई। इसका मतलब है पेशेंट को सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। आई रिपीटिंग, हमने पेशेंट ने किया वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रिवेशन बट पेशेंट का यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, हमने कहा कि पेशेंट को है EDH डेफिशिएंसी। यहां तक हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद पेशेंट को हमें दिया है जी डेसमोप्रेसिन दिया, उस पे उसकी जो है ना वो यूरिन कंसंट्रेशन जो है वो इंप्रूव हो गई। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो है ADH जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा CNS से, और इसको हम कहेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। Now moving on to question number 35. A 50-year-old woman is admitted with fever, chills, vomiting and burning pain when urinating. Blood pressure is 80/60 milligram per mercury and pulse is 120 per minute. UTI is confirmed with investigations. Patient को UTI जो है वो confirm हो गया है। Over the next several hours, here decreased urine output despite aggravation intravascular hydration. Blood is oozing around the central venous catheter. Which of the following will confirm that DSC has occurred? एक बात अब याद रख लें, काम की बात है, कभी नहीं आपको जिंदगी में कभी जिंदगी आपकी आसान होगी इस चीज से। D dimer is highly sensitive for pulmonary embolism, deep vein thrombosis and DIC. D dimer is highly sensitive for pulmonary embolism, deep vein thrombosis and DIC. So answer will be elevated D dimer. Elevated D dimer. ये सब चीज याद रख ले, आपकी जिंदगी आसान है। Question number 36. A 30-year-old woman comes to the OPD with complaints of increased urine frequency, dysuria, normal urine output, 2+ proteinuria and many white cells in urine. Normal serum creatinine, normal serum albumin. Her blood pressure is normal. There is no peripheral edema. What is most likely diagnosis? मैंने पहले भी कहा था पेशेंट को कि WBCs जब भी यूरिन में आ जाएं, WBCs जब भी यूरिन में आ जाएं, आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को क्या है, कोई UTI है। और जब UTI होगा तो इसमें एक केस में एक ही ऑप्शन बनता है, हमारे पास बनता है डेल्टा, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे इस पर डिस्कशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 37. A patient with chronic renal failure has low serum calcium and high phosphate. Which of the following can best explain this biochemical changes? मैं आपको एक 2-3 चीजें बताने वाला हूँ, आप हमेशा याद रखनी चीज केसेस में। वो कौन से? पेशेंट को अगर हाई कैल्शियम और लो फॉस्फेट हो, आपने नाम लगाना है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, पेशेंट को अगर लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट हो, आपने कहना है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। उल्टा, हाई कैल्शियम लो फॉस्फेट प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, लो कैल्शियम हाई फॉस्फेट सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि पेशेंट को लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट है, इसका मतलब पेशेंट को कोई सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। और उसकी जो नंबर 1 कॉज हमारे पास आती है, वो हमारे पास आती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की
नंबर 1 कॉज आती है CKD और दूसरी आती है विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की जो दो कॉजेज मेन है, एक CKD, एक है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको पता है कि CKD के पेशेंट में किडनीज क्या होती हैं, डैमेज, किडनीज क्या होती हैं, डैमेज। ठीक है, और किडनी में एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का काम जो होता है उसे कन्वर्ट करना होता है 25 हाइड्रोक्सीलेज को, 25 हाइड्रोक्सीलेज को 125 हाइड्रोक्सीलेज और 125 कोल कैल्सीफेरॉल को, कोल कैल्सीफेरॉल को, सॉरी 25 कोल कैल्सीफेरॉल को मतलब है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। CKD के पेशेंट में जो है हमारे पास जो है वो किडनीज डैमेज होती हैं, और किडनी जब डैमेज होती हैं उनका काम होता है कि उनके पास होता है 1 अल्फा डॉक्सीलेज। 1 अल्फा डॉक्सीलेज का काम जो होता है कि उसने 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल कन्वर्ट करना होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, और इन्होंने करना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म। इस केस में किडनी डैमेज के अंदर ये एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। जब एंजाइम काम नहीं करेगा तो इसका आंसर बनेगा बीटा, डिक्रीज लेवल ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। रिपीटिंग, जब CKD के केस में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज काम नहीं करेगा तो हमारे पास जो है 125 हाइड्रोक्सीलेज जब प्रोड्यूस नहीं होगा, जब 125 हाइड्रोक्सीलेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास जो है लो सीरम कैल्शियम हाई फॉस्फेट आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास बना बीटा। Now go for question number 38. A 51-year-old developed pending maturation fever with mild chills this last 2 days. Her junior frequency has increased. What is most likely organism? इससे पेशेंट को जाहिर होता है पेशेंट को क्या है हमारे पास UTI, और नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, नंबर 1 ऑर्गेनिज्म जो कि UTI कॉज करता है, डेट कॉज UTI इज, वो है हमारे पास ई कोलाई। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म डेट कॉज UTI इज ई कोलाई। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म डेट कॉज UTI इज ई कोलाई। इसका आंसर हमारे पास बना बीटा। क्वेश्चन नंबर 39. A patient with recurrent attacks of pyelonephritis with for last 5 years, 5 years में कोई recurrent attack of pyelonephritis है। On examination he has lethargy and breathlessness. Serum creatinine was above normal. The specific gravity of this patient is most likely to be. अब याद रखें जब भी पेशेंट को recurrent पाइलोनेफ्राइटिस हो, recurrent पाइलोनेफ्राइटिस हो, पेशेंट को recurrent पाइलोनेफ्राइटिस हो, पेशेंट की किडनीज का जो पैरेन्काइमा है वो खराब, पैरेन्काइमा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। पेशेंट की किडनीज का पैरेन्काइमा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। जब पेशेंट को बार बार रिकम्बाइंड पाइलोनेफ्राइटिस हो, पेशेंट की किडनी का पैरेन्काइमा हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। जब पेशेंट की किडनी का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉयड होगा तो पेशेंट will be unable to concentrate urine. Patient will be unable to concentrate urine. जब पेशेंट की किडनी का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय होगा, पेशेंट जो है अपना यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जब पेशेंट का यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिल्यूटेड यूरिन होगा। पेशेंट का यूरिन डिल्यूटेड होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम। डिल्यूटेड यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम, क्योंकि इसमें सल्यूट्स कम हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास सल्यूट्स कम हैं जिसकी वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम। सो आवर स्पेसिफिक ग्रेविटी शैल बी लो, क्योंकि पेशेंट जो है हमारे पास वो यूरिन को बस हमारे पास कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हो जाएगी फिक्स, एक कम हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। क्यों नहीं फिक्स हो जाएगी, पेशेंट जो यूरिन को जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो गई है और क्या हो गई है, फिक्स्ड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40.
A 60-year-old man complains of pain in legs and lethargy. Serum calcium phosphate is high. Most likely diagnosis is, पहले मैं बता चुका हूँ इस चीज का कि low calcium, high phosphate, secondary hyperparathyroidism. secondary hyperparathyroidism दो काजेज हैं इसकी, एक सीकेडी और विटामिन डी डेफिशिएंसी. सीकेडी इसमें है तो आंसर बना इसका बीटा. इसको मैं पहले बता चुका हूँ, मजीद इस पर डिस्कशन नो. क्वेश्चन नंबर 41. A lady with history of urinary tract problems now suffer from urinary stones. Urinary tract problems after examination that the patient is diagnosed suffering from genetic defect in amino acid transporter, which is cause of this problem. Which of the following amino acids likely found in excess in this patient? अब याद रख लें कि अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी, अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं किडनी के अंदर, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, मोस्ट लाइकली पीसीटी के अंदर. जब वो नहीं होंगे तो दीज अमाइनो एसिड्स विल सिक्रीट इन यूरिन, सिक्रीट इन यूरिन होंगे. ठीक है. अब जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है ट्रांसपोर्टर, जो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है, उससे हमारे पास जो अमाइनो एसिड निकलते हैं उसको हम निमोनिक है कोला. कोला, कोला का मतलब ये है कोला, ये याद रखने किताब में लिखा हुआ कोला. जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टर, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्टर की वजह से जो हमारे अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं उसका निमोनिक है कोला. सी से हमारे पास बना सिस्टीन, सी से हमारे पास बना सिस्टीन, ओ से हमारे पास बना ऑर्निथीन, ऑर्निथीन, एल से हमारे पास बना लाइसिन, ए से हमारे पास बना आर्जिनिन. ये चार ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टर के डिफेक्ट होने से यूरिन में क्या होंगे, सिक्रीट, यूरिन में क्या होंगे, सिक्रीट. ठीक है. सिस्टीन जो है वो कंबाइन करता है सिस्टीन के साथ, दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बनता है सिस्टाइन, और सिस्टाइन जो है वो बनाता है हमारे पास स्टोन्स, सिस्टाइन बनाता है हमारे पास स्टोन्स. मैं रिपीट करता हूं इस चीज को कि जब हमारा कोई अमाइनो एसिड डिफेक्टिव होगा तो उसमें जो हमारे अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होंगे उसका नाम है कोला. कोला से सी से सिस्टीन, और से ऑर्निथिन, एल से लाइसिन, ए से आर्जिनिन. अमाइनो एसिड यूरिन में स्प्लिट होंगे, इनमें से एक अमाइनो होता है सिस्टीन. सिस्टीन के दो मॉलिक्यूल्स बनता है सिस्टाइन, और सिस्टाइन हमारे पास करते हैं स्टोन, इससे हम कहते हैं सिस्टाइन स्टोन्स. ठीक है. तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास इन्वॉल्व है आंसर में है, वो हमारे पास है लाइसिन. सो आंसर विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 42. A 50-year-old woman had a hysterectomy for uterine fibroids. She develops colic right lumbar pain within 24-hour surgery. The structure most likely to have been ligated is. अब एक याद रख लें, एक बात याद रख लें, मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ gynecological procedures is ureteral injury. Most common injury of gynecological procedure is ureteral injury. Most common injury of gynecological procedure is ureteral injury. अब उसने ये किया है कि यूट्रल इंजरी में जो है हमारे पास, उसने यूट्रो कर दिया है लाइगेट. जब यूट्रो को लाइगेट कर दी है तो क्या हो गया जी, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. जब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो हमारे पास क्या होगी, कॉलिकी अब्डोमिनल पेन, कॉलिकी abdominal pain and right lumbar tenderness, lumbar tenderness. अब ये चीज याद रख लें, जब यूटर को लाइगेट होगा इसका मतलब है कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारे पास प्रेजेंट करेगा कॉलिक एब्डोमिनल पेन प्लस लंबर टेंडरनेस. सो आंसर विल बी यूरेटर. Now moving on to question number 43. A child has infection से suffer किया group A streptococcus. A week later he developed malaise, nausea, slight fever and smoky red urine. The ASO titer is raised. The most likely scenario will be. मैंने पहले ही बताया था कि इस पेशेंट को हो तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या बनता है, PSA. एक चीज मैंने उसमें नहीं बताई वो ये थी कि PSA में है जी ASO टाइटर्स होते हैं रेज, ASO टाइटर्स होते हैं रेज, PSGM में ASO टाइटर्स होते हैं रेज. और एक बात याद रख लें, प्रोग्नोसिस
prognosis of PSGN in children is very good, very good. इसका मतलब ये है कि disease complete resolve without any treatment, without any treatment. जब भी हमारे पास प्रोग्नोसिस जो है ऑफ पीएसजी इन चाइल्ड, प्रोग्नोसिस ऑफ पीएसजी इन चाइल्ड, प्रोग्नोसिस ऑफ पीएसजी सिर्फ चाइल्ड के अंदर, बड़ों में नहीं, सिर्फ चाइल्ड में इज वेरी गुड. गुड का मतलब क्या है? कंप्लीट रेजोल्यूशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट. सो आंसर विल बी अल्फा. Now moving on to question number 44. A young man has a blood pressure of 160/110. ठीक है? His blood renin is much higher than normal. The most likely stimulus for decrease renin level is. एक बात आप याद रखें कि renal perfusion is maintained through RAS system. RAS system. Renal angiotensin system. RAS system. Renal perfusion is maintained through RAS system. कैसे? Decrease renal perfusion leads to increase renin. Increase renin that leads to hypertension. Hypertension. एक बात क्या? Renal perfusion is maintained through RAS system. Decrease renal perfusion leads to increase and that leads to increase hypertension. और renal perfusion कैसे कम होगी? Constriction of renal arteries के साथ. मैंने क्या बोला कहा आपको कि रीनल परफ्यूजन इज मेंटेन थ्रू रास सिस्टम, एंड रास सिस्टम जब नहीं होगा तो डिक्रीज इन परफ्यूजन लीड्स टू एक्टिवेट ऑफ रेनिन एंड रेनिन लीड टू हाइपरटेंशन. और रेनिन परफ्यूजन कैसे कम होगी? वो होगी कंस्ट्रिक्शन ऑफ रेनल आर्टरीज. आंसर विल बी अल्फा. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45. A young man reported with an injury to perineum during an automobile accident. His penile urethra is ruptured. The most likely region of extravasated urine is. नॉर्मल एवरेज याद रखने हैं कि पिनाइल यूरिथ्रा जब भी डैमेज होगा तो स्क्रोटम और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में यूरिन की एक्सट्रावेजेशन होगी. एक्सट्रावेजेशन ऑफ यूरिन. याद रखने जब भी पिनाइल यूरिथ्रा डैमेज होगा तो जो हमारे पास जो तो स्क्रोटम में या फिर सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में एक्सट्रावेजेशन ऑफ यूरिन होगी. जब भी हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा डैमेज होगा तो स्क्रोटम और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में एक्सट्रावेजेशन ऑफ यूरिन हमारे पास होगी. सो आंसर विल बी स्क्रोटम. Moving on to question number 46. Which type of factor regulate erythropoietin hormone? इसका सिंपल सी फिजियोलॉजी है, वो ये है कि जब भी आपको बॉडी में हाइपोक्सिया करेगा हाइपोक्सिक इंड्यूसेबल फैक्टर. याद रखने हिपोक्सिया से हिपोक्सिक इंड्यूसेबल फैक्टर. और हिपोक्सिया की मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है जी? हाई एल्टीट्यूड में जब पर्सन को हिपोक्सिया होगा तो हिपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर प्रोड्यूस होगा. हिपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर जो है वो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. जब भी पेशेंट को हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा पेशेंट को होगा हिपोक्सिया होगा तो हिपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर प्रोड्यूस होगा. जब हिपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर प्रोड्यूस होगा तो किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो वो हमारे पास जो है वो आरबीसी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो उसका आंसर हमारे पास बना अल्फा, हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर. Now moving on to question number 47. A 25-year-old female comes to ER with complaint of bone pain, abdominal pain, and constipation on and off on history. Ultrasound showed nephrolithiasis. Labs showed that hemoglobin 10, platelets 2500, and calcium 11.5. What's your initial treatment? याद रखें कैल्शियम का जो हमारे पास जो है सिम्टम्स है हमारे पास वो ये हैं पेन इन ग्रोइन प्लस एजिटेशन
plus nephrolysis plus constipation plus abdominal pain, पेन इन ग्रोइन हो, एजिटेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, abdominal पेन हो, नेफ्रोलिसिस हो, पेशेंट को क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया में हम देते हैं नॉर्मल सलाइन प्लस कैल्सिटोनिन, सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया के अंदर सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया देते हैं नॉर्मल सलाइन प्लस कैल्सिटोनिन। तो आज का आंसर बना हमारे पास इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन, बीटा ऑप्शन। Now moving on to question number 48, इसको मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कोल्ड कैल्शियम वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें मजीद मैं आपको नहीं डिस्क्राइब करूंगा, पहले सवाल में आया था, इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। Now moving on to question number 49, a patient with having anorexia, lethargy, confusion, patient has a history of diarrhea and vomiting last week. His serum is calcium is 115. What do you give? अब याद रख लें, जब भी acute hyponatremia हो तो आपने पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन देना है, जब भी पेशेंट को अक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हो आपने पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन देना है। अक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के केस में आपने पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन देना है, तो आंसर विल बी अल्फा। Now moving on to question number 50. Which of the following is the mechanism of action of valsartan? Valsartan क्या है हमारे पास? R angiotensin receptor blocker, जिधर जाकर हमारा जो है एंजियोटेंसिन 2 ने जिस रिसेप्टर पे जाकर लगना है उसको ब्लॉक करता है आर्ब्स, तो इसका आंसर हमारे पास बना अल्फा। आर्ब्स है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 में जहां जाकर लगना है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसका आंसर बना हमारे पास अल्फा। Now moving on to question number 51. One family went on vacation, came back after 1 week. When they reached home, they saw 4 people are in their home with weapons, which harmless activity. इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है ना वेपन्स के साथ अपने घर में चाबंद देखनी है। आपको पता है कि ये आई हमारे पास फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हमारे पास एक्टिवेट होता है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास निकलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। सो अब इसमें जो है हमारे पास एपिनेफ्रिन आंसर बन, नॉन एपिनेफ्रिन आंसर क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें हमारे पास एक्टिवेट होता है एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है हमारे पास एपिनेफ्रिन, हमारे पास एक्टिवेट होगा एपिनेफ्रिन में सीक्रेट करता है, नॉन एपिनेफ्रिन में सीक्रेट करता है, लेकिन इस केस में हमारे पास एक्टिवेट होता है एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है एपिनेफ्रिन, तो इसका आंसर हमारे पास बना चार्ली। Now moving on to question number 42. A 4-year-old boy is referred by his general practitioner with a large left flank that is not crossing midline. He is asymptomatic and completely well. Urinalysis reveal microscopic hematuria. आपके पास जब भी एक बच्चा चाइल्ड आए किसके साथ? एब्डोमिनल रीनल मास के साथ, रीनल मास और एब्डोमिनल मास that is not crossing midline, ये रिपीट कर रहा हूँ, that is not crossing midline, abdominal mass that is not crossing midline plus hypertension plus hematuria patient बच्चा हमारे पास आए abdominal mass that is not contact midline plus hematuria, go for Wilms tumor। अगर यही कहा था
क्या क्रॉसिंग मिड लाइन हमारे पास होता तो हमारे पास बनना था, पता कौन सा ट्यूमर बनना था हमारे पास? बनना था पर न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा और नेफ्रोब्लास्टोमा में एक ही फर्क है कि नेफ्रोब्लास्टोमा डज नॉट क्रॉस मिड लाइन एंड न्यूरोब्लास्टोमा ऑलवेज क्रॉस मिड लाइन। ये दोनों फर्क है, ठीक है। सो आंसर विल बी नेफ्रोब्लास्टोमा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53. A 12-year-old by presenting painful progressive portal swelling and burning menstruation for 12 hours. On genetic examination, right says are tended to touch. Pain is slightly elevated by lifting the affected testis. What is most likely diagnosis? Epididymoorchitis. वो कैसे? जब भी pain relieved on elevation of testis, pain relief on elevation of testis, which is prehensign positive. जब भी एली पेन रिलीव हो एलिवेशन टेस्टिस के साथ, इसका मतलब है प्रेहेंसाइन इज पॉजिटिव है। इस केस में हम हमेशा कहेंगे एपिडिडिमो ऑर्काइटिस। जब भी आपके पास स्क्रोटल पेन हो और वो रिलीव्ड हो एलिवेशन टेस्टिस के साथ, उसको कहेंगे प्रेहेंसाइन पॉजिटिव। और प्रेहेंसाइन पॉजिटिव किस में होता है? एपिडिडिमो ऑर्काइटिस में। जब भी आपकी पेन रिलीव हो एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस में जिसको हम कहते हैं प्रेहेंसाइन पॉजिटिव होता है एपिडिडिमो ऑर्काइटिस में। उसका आंसर हमारे पास बना अल्फा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 54. 11-year-old boy presented the emergency department in the early hours of the morning complaining of unbearable pain in left sternum. The pain was sudden, woke him up slowly and caused him to vomit on elevation of testing. Pain aggravates. Effective test is high in scrotum and transverse to liver. What is your diagnosis? जब भी आपके पास एक पेशेंट आए और वो एडोलेसेंट, ठीक है, ये टीन एज में हो या टीन एज में हो, आप स्पेसिफिकली कहते हैं टीन एज में हो, उसके टेस्टिस हैं, एक टेस्ट ऐसे पड़ा हुआ, एक एलिवेटेड और ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है। एक टेस्टिस पड़ा हुआ है नॉर्मल, एक पड़ा हुआ एलिवेटेड एंड ट्रांसवर्सली, एंड टेस्टिस इज स्वोलन, सीवियर पेन हो पेशेंट को, और प्रेहन नेगेटिव हो, प्रेहेंसाइन नेगेटिव हो। इसका मतलब है कि पेन इज नॉट रिलीव्ड ऑन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। आई एम रिपीटिंग, patient is adolescent or teenager and one testis is lying सीधा और is a normal and not position, and other testis जो हमारे पास है वो ऊंचा पड़ा हुआ है और ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है। एक सीधा पड़ा हुआ है, ऊंचा पड़ा, ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है, टेस्टिस हमारे पास स्वोलन है और सीवियर पेन है, और प्रेहेंसाइन नेगेटिव है। प्रेहेंसाइन मतलब क्या है? पेन इज नॉट रिलीव्ड ऑन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। सो आंसर विल बी अल्फा, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। Answer will be testicular torsion or torsion of testis. So, moving on to our question, last question, वो ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मैकेनिज्म क्या है? वो है रीनल इंजरी लीडिंग टू प्रोटीन लॉस। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें को मार्क अपने बात नहीं इसको लगा लें कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलर की इंजरी की वजह से सब कुछ होता है, एंड रीनल इंजरी लीडिंग टू प्रोटीन लॉस। ये क्वेश्चन हमारे पास का आखिरी था। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 56। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।